Hey everyone, welcome to Clat Point. Let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, DULLB, LLM, NLS, सेट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देने वाले हैं। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस को बताता है, और आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आज के एडिटोरियल्स को देखते हैं। मैं यहाँ पे आऊँ उससे पहले ना आज की हम पहले न्यूज़ कवर करते हैं, क्योंकि एडिटोरियल्स काफ़ी रिपीटेटिव हैं तो इनको हम रिवाइज कर लेंगे। लेकिन पहले आज जो न्यूज़ कुछ अच्छी आई हैं वो देखते हैं, और अभी यूक्रेन में क्या चल रहा है इस मामले को भी थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले देखिए यूक्रेन की जो सारी न्यूज़ है वो कवर करते हैं। एक आर्टिकल आया है, फाइटिंग इन यूक्रेन मस्ट स्टॉप, यूनाइटेड नेशन के चीफ ने ऐसा बोला है। तो ये बात है। वैसे देखिए बातचीत तो चल रही है यूक्रेन रशिया के बीच में भी, और बाहरी कंट्रीज भी काफ़ी सारे इंटरफेयर कर रहे हैं। लेकिन लेट्स सी इसमें आगे चीज़ें कैसे बढ़ती हैं, क्या होता है। पीएम सेंड्स 4 मिनिस्टर फॉर इवैक्यूएशन। तो देखिए भारत ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। पहले तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने भारतीय लोगों को यूक्रेन और उसके अड़ोसी पड़ोसी कंट्री से वापस लाने के लिए जो प्रोग्राम चलाया उसका नाम क्या है। तो गाइज इसका नाम है ऑपरेशन गंगा। मेरा एक और क्वेश्चन है, अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने के लिए जो ऑपरेशन था उसका क्या नाम था, थोड़ा याद करके देखिए। और इसी तरीके का एक और ऑपरेशन इस बार न्यूज़ में था, जिसमें हमने दवाइयाँ सप्लाई करी थी हमारे इंडियन ओशियन कंट्रीज़ में, छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं उनको। दवाइयाँ से मेरा मतलब है कोविड की वैक्सीन्स और कोविड-19 में और भी खाने की फूड के सामग्री। हमारी नेवी ने ये काम किया था, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा वरना कल मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे ऑपरेशन गंगा इसका नाम है, जिसमें हमारे देश से बाहरी कंट्रीज में जो जो लोग गए हैं उनको वापस लाने की कोशिश करी जा रही है। बाहरी कंट्री से मैं मतलब है यूक्रेन में या फिर यूक्रेन के आसपास कंट्रीज में। देखो यूक्रेन और यूक्रेन के आसपास के कंट्रीज में बहुत सारे लोग क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए, एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट MBBS करना है ना वो काफ़ी कॉस्टली है। तो इन कंट्रीज़ में MBBS की पढ़ाई जो थोड़ी सस्ती होती है, तो इसीलिए हमारे देश के लोग वहाँ जाते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा, आपके जान पहचान में बहुत लोगों को सुना होगा कि वो लोग MBBS करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे PM नरेंद्र मोदी जी ने 4 मिनिस्टर भी भेजे हैं इन कंट्रीज़ में लोगों को वापस लाने के लिए। एक बहुत अच्छा ये कदम है। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं वो रोमानिया एंड मोल्डोवा ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ से लोगों को लाने के लिए। किरण रिजिजू जी जो हैं ये स्लोवाकिया जो हैं वहाँ ट्रेवल कर रहे हैं। ये देखिए ये स्लोवाकिया है। इसके बाद हरदीप सिंह पुरी जो हैं वो हंगरी ट्रैवल कर रहे हैं लोगों को वापस लाने के लिए। और जनरल VK सिंह जो हैं हमारे रिटायर्ड जनरल VK सिंह, ये जो हैं आपके ये भी हरदीप सिंह को अकम्पनी कर रहे हैं आपके हंगरी में। तो ये इन कंट्रीज से हमारे देश के लोगों को वापस लाने के लिए एक अच्छा कदम हमारी सरकार ने उठाया है, और हमारे मिनिस्टर्स को यहाँ पे भेजा है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कदम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ ऐसा तो है नहीं। ऑपरेशन गंगा का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी और क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस में। तो वॉर की कैजुअलिटीज़ जो हैं वो 352 के आसपास बताई जा रही हैं। इसके अलावा रूबल जो है वो काफ़ी भारी मात्रा से गिर रहा है। रूबल क्या है, रशिया की करेंसी है। अब गिर कैसे रहा है, देखो आज की डेट में 108 रशियन रूबल जो है वो $1 के बराबर है। मतलब इंडिया की करेंसी बेटर हो चुकी है रूबल के कंपैरिजन में। 75.64 इंडियन रुपीज़ है एक $1 के अकॉर्डिंग। और अभी जो है 108 रशियन रूबल इज इक्वल टू $1। आज की डेट में अगर आप इंडिया से कंपेयर कर लो तो एक रूबल की कीमत जो है वो 1.42 रशियन रूबल के बराबर हो चुकी है। तो आप ये सोचिए कल को अगर आपका प्लान है ना कि रशिया घूमना है, तो आज की डेट में खूब सारा रूबल इकट्ठा कर लो, क्योंकि कल को अगर वो महंगा होता है तो आप आज की डेट की करेंसी से उस समय मस्त अपना घूम फिर पाओगे। तफरी कर रहा हूँ मैं, बात समझो आप। तो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखिए जो इकोनॉमी है वो क्राइसिस हो रही है। हमने स्विफ्ट बैंक वाला पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी रशिया के अंदर। कल ही मैंने आपको स्विफ्ट बैंक का बताया था। ATM के बाहर जो है रशिया के अंदर सिटीजन जो हैं बहुत लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। उनको डर लग रहा है कि कल को कुछ मामला ना हो जाए, पैसे की कमी ना हो जाए देश, क्योंकि इमरजेंसी लग सकती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसकी वजह से वहाँ पर ये सब देखने को मिल रहा है। रशिया के साथ साथ देखिए रशिया से हमने डिप्लोमेटिक अपनी चीज़ें मेंटेन रख रखी हैं, लेकिन हमने यूक्रेन का भी साथ नहीं छोड़ा है। यूक्रेन ने हमारी मदद मांगी थी तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो है वो यूक्रेन को भेजेंगे, और बहुत ही सराहनीय कदम है हमारी सरकार का ये। इसके बाद एक आर्टिकल और आया है कि स्टिल होप इंडिया विल चेंज इट्स वोटिंग पैटर्न एट UN।
तो जर्मनी के एम्बेसडर जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हम अभी भी होप करते हैं कि भारत जो है अपना वोटिंग पैटर्न अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बदलेगा। देखो यूएन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, किसी दिन हम इसको भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल और हमको अच्छे से डिस्कस करना है, वो है कोप वाला। ये जो कोप 25 होता है, कोप 21 जो था, या कोप 17 जो था, कोप 27 की बात हो रही है, तो ये सारी चीज़ें हम एक दिन डिस्कस करेंगे। अभी यूनाइटेड नेशन का किसी दिन आता है एडिटोरियल, तो उसको हम वो जो यूनाइटेड नेशंस की जो अलग अलग बॉडीज़ हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, स्टिल होप इंडिया विल चेंज इट्स वोटिंग पैटर्न एट यूएन, ये जर्मनी के एम्बेसडर साहब ने कहा है। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जब मीटिंग हुई थी और वहाँ पे वोट डला था, तो वो अलग बात है कि रशिया ने अपने वीटो पावर का यूज़ करके उस वोटिंग को रुकवा दिया था, लेकिन भारत ने जो है ना वो रशिया के काइंड ऑफ आप कह सकते हो सपोर्ट ही कर दिया था, क्योंकि हमने अब्सटेन कर दिया था वोटिंग से। और अब्सटेन वोटिंग का बेसिकली मतलब ही ये होता है कि आप जो है वो उस चीज़ से बाहर हो रहे हो, काइंड ऑफ वो रशिया का सपोर्ट था। तो ये चीज़ थी। जब भी देखिए यूनाइटेड नेशंस में वोट होते हैं ना, आपके पास 3 ऑप्शन ही होते हैं। पहला, या तो आप उसके फेवर में वोट करो, या उसके अगेंस्ट में वोट करो, या फिर अब्सटेन कर लो। तो अब्सटेन मोस्टली वही कंट्रीज करती हैं जो अपना उस कंट्री से ख़राब नहीं करना चाहती हैं जिसके बारे में बात चल रही है। तो यहाँ पे जर्मनी ने ये कहा है। काफ़ी सारा इंटरनेशनल प्रेशर भी है इंडिया के ऊपर, लेट्स सी क्या होता है इसमें। एक बहुत ही दुखद बात है ये, और ये आपको पता भी होना चाहिए। आफ्टर रशियन अटैक, वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्गो प्लेन में नेवर फ्लाई अगेन। वर्ल्ड की लार्जेस्ट कार्गो प्लेन का नाम जो था ना गाइस, वो था मिरिया। ठीक है, ये इंडिया में भी, हैदराबाद में भी आ चुका है 2016 के आसपास। तो मिरिया जो है, इसने बहुत सारी कंट्रीज में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कार्गो प्लेन है, बट रशिया के अटैक से ये जो है डिस्ट्रॉय हो गया है। इसका जो पूरा नाम है वो है 84 मीटर लॉन्ग ये था एंटोनोव N225 एयरक्राफ्ट, जिसको मिरिया के नाम से जानते हैं। मिरिया भी बोल सकते हैं, मिरिया भी बोल सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में कुछ रखा नहीं, आपको स्पेल पता होना चाहिए, MRIY है, यही ऑप्शन आएगा, इसमें लगाना है। ठीक है, और इसने पहली बार 1988 में अपनी पहली उड़ान भरी थी, और उसके बाद से काफ़ी अच्छे से ये सक्सेसफुली चल रहा था। लेकिन अभी रशियन अटैक की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया है, तो अब ये जो एरोप्लेन है ये फिर से आपको कभी दिखेगा नहीं। इसके बाद है यूक्रेन सीक्स टू ज्वाइन EU एज द फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स विद रशिया एंड्स। EU क्या है बताओ, कौन सी कंट्री है? बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कभी कंफ्यूज नहीं होने का है। यूरोपियन यूनियन इज ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो यूरोप की कंट्रीज हैं, इनका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो यूक्रेन भी इनको ज्वाइन करना चाहता है, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। अभी यूक्रेन की तरफ से ऐसे भी कुछ बातें आ रही हैं कि हमारे जो सिविलियंस हैं उनको मार दिया गया है रशिया के द्वारा, तो ये भी एक बात नहीं देखने को मिल रही है। इसके बाद देखिए गति शक्ति के बारे में मैंने आपको जब बजट का सेशन लिया था बहुत डिटेल में बताया था कि क्या थी गति शक्ति, क्या चाहती है हमारी सरकार गति शक्ति से। जिन्होंने नहीं देखा है, बजट आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं देखिए एक बहुत अच्छी चीज़ हमने हिंदू में कर रखी है, वो ये कर रखी है कि हम हिंदू के थंबनेल में ना उस दिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन होता है वो हम चिपका देते हैं। जैसे बजट वाले में हमने निर्मला सीतारमण जी लिख के बजट लिख रखा है, जहाँ पे फिशरमैन इशू होगा हमने फिशरमैन इशू की फोटो लगा रखी है। तो जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे ना तो आपको टॉपिक ढूंढने में आसानी हो जाएगी। और बहुत जल्द हम ये भी करने वाले हैं कि टॉपिक्स को ना हम इसी में डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिससे कि आप लोग सीधे सर्च भी कर सको, तो वो थोड़ा ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो आगे से वो भी करने की ज़रूरत है, सोच है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा रिसोर्स जब धीरे धीरे बढ़े, और आप लोग भी सपोर्ट किया करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो यार, शेयर ज़रूर किया करो, और कमेंट करके जाया करो। आप लोग देखते हैं लेकिन एक लाइक करने में क्या दिक्कत होती है, शेयर करने में क्या दिक्कत होती है। इससे देखो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है, और ये पता लगता है कि सामने वाले जो आप लोग हैं, आप तक हम जो कंटेंट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं वो अच्छे से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो अडॉप्ट गति शक्ति, मोदी टेल्स स्टेट प्राइवेट सेक्टर की गति शक्ति पे जो है अच्छे से काम किया जाए। गति शक्ति के बारे में डिटेल में हमने बजट के सेशन में देखा ही है। फिर क्या है, मणिपुर में हाई टर्नआउट हुआ है वोट का, तो ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है। फिर यहाँ पे है GDP टू ग्रो एट 8.9% इन 2021 से 22 इंस्टेड ऑफ 9.2%, तो आंकड़ा जो है थोड़ा सा कम हो गया है। कोर सेक्टर ग्रोथ जो है वो 3% से बढ़ रही है। अभी कोर सेक्टर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। भारत में 8 जो है ना वो कोर सेक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि एक है कोल, दूसरा है क्रूड ऑयल, तीसरा है नेचुरल गैस, चौथा है रिफाइनरी, पांचवा है इलेक्ट्रिसिटी, छठवा है फर्टिलाइजर, सातवां है सीमेंट एंड आठवां है स्टील। तो ये कोर सेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि कहीं पे कोर सेक्टर ना पूरा डिटेल में नहीं लिखा होता है, जहाँ भी टर्म आएगी वो कोर सेक्टर पे आएगी।
और स्पेशली जो क्लैट के हमारे एस्पिरेंट हैं या डी के एस्पिरेंट हैं, आप लोगों के करंट अफेयर्स में बहुत ज़रूरी है। क्लैट वालों के लिए तो खासकर ज़रूरी है कि कोर्स एक्टर ने इंग्लिश के अनसीन पैसेज में भी आ सकता है और जीके में तो आ ही सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कोर्स एक्टर का बेसिकली मतलब क्या है, तो समझने में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। इसके बाद है क्वाड ग्रुपिंग्स इज अ डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट, यूएस कमांडर ने ऐसा बोला है। क्वाड क्या है? क्वाड 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें आपकी ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और एक और कौन सी, जल्दी बताइए। लेट्स सी आप लोग कितने जल्दी रिएक्ट करते हैं इस चीज़ के ऊपर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड ऑफ कोर्स यूएस। जापान जो है इसका ब्रेन चाइल्ड माना जाता है। शिंजो आबे साहब ने 2007 में क्वाड की स्थापना करी थी। फिर उसके बाद क्वाड वैसे कहने के लिए तो एक डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट बताया जाता है, लेकिन चाइना जो है इसको वो एशियन नेटो बोलता है या फिर ये भी बोलता है एंटी चाइना ग्रुप। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी क्या हुआ, यूएस के कमांडर भारत में आए हैं। क्यों आए हैं? विजिट करने के लिए आए हैं। लेकिन इसी से रिलेटेड एक और बात है कि अभी मिलान समारोह जो होना है हमारा वो हो रहा है। मिलान क्या है? इट्स एन मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसमें अलग अलग कंट्रीज की नेवी पार्टिसिपेट कर रही हैं। का संस्करण जो है वो कोविड की वजह से रुक गया था, उसी को 2022 में किया जा रहा है। इस बार की जो थीम है वो है कैमडरी कोहेसन कोलोब्रेशन। जो मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है मिलान, मैंने बता दिया है। कहाँ पे हो रहा है? विशाखापट्टनम में हो रहा है। 2 फेज में हो रहा है। एक 25 से 28 फेब जो हो चुका होगा, जो आपके ज़मीन पे होने वाले थे, और एक 1 से 4 मार्च जो कि सी फेज था। ठीक है। इसके अलावा मिलान के बारे में थोड़ा सा जान लो तो ये बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। 1995 से ये आपकी हुई थी। बाइनियल मतलब पता है ना, 2 साल में एक बार। 1995 से ये शासन में आई थी। शासन मतलब स्टार्टिंग हुई थी इसकी अंडमान एंड निकोबार कमांड में। इसके बाद स्टार्टिंग में सिर्फ 4 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड। उसके बाद धीरे धीरे कंट्रीज जो हैं इसमें वो जुड़ती गई। लास्ट का एक आर्टिकल आया है, उदुपी गर्ल्स रिफ्यूजेस टू अटेंड प्रैक्टिकल एग्जाम विदाउट हिजाब। तो ये क्या है? देखिए, उदुपी में ही एक पहला इंस्टेंस देखा गया था हिजाब बैन के ऊपर, जहाँ पे कॉलेज में रिफ्यूज़ किया गया था। फिर ये मामला पूरे आपकी कर्नाटका में फैला था, फिर इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में फैल गया था। तो वहीं पे एक लड़की है, उन्होंने मना कर दिया है। और हिजाब के बारे में सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी हैं। शुरुमुतुर केस, केरल के 2 केस थे, एक सीबीएसई वाला था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। लेट्स सी इस पर क्या वर्डिक्ट आता है कोर्ट का। कर्नाटका हाई कोर्ट इस पर कुछ बोलेगा, फिर मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी जाने की पूरी संभावना है। तो वी विल सी उस समय की क्या होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े एडिटोरियल पे। उससे पहले अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, 2022 का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, 2023 का हमारा ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है। क्लैट एलेट के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं। क्लैट एलएलएम की तैयारी कर रहे हो तो 2022 का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, 2023 का हमारा ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है। एलेट एलएलएम की तैयारी कर रहे हो तो उसका भी बैच चल रहे हैं, 2022 का, 2023 का। एलेट के मॉक्स, क्लैट एलएलएम के मॉक्स सारे अवेलेबल हैं। ड्यू की तैयारी कर रहे हो तो ड्यू एलएलबी का एलिट बैच हमारा चल रहा है 2022 के लिए। 2023 का बैच भी हमने लॉन्च कर दिया है। ड्यू एलएलबी के मॉक्स भी आप हमसे ले सकते हैं। एनएलएस सेट का 2022 2023 दोनों बैचेस चल रहे हैं, इसके मॉक्स अवेलेबल हैं। इन कोर्सेज में इनरोल करेंगे उसका आपको एक और फ़ायदा ये मिलेगा, क्लासेस के साथ साथ आपको एक पर्सनल मेंटोर भी मिलेगा जो 24/7 आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा। आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप उनसे बात करके पूछ सकते हैं। और इन कोर्सेज में इनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा ऐप का लिंक है, हमारा ऐप को डाउनलोड करना है एंड वहाँ से फिर स्टोर सेक्शन में जाके आपको कोर्स को परचेज कर लेना है। अब आज के देखिए जो एडिटोरियल्स थे क्या थे, यहाँ पे देखिए डिबंकिंग रशियाज इंटरनेशनल लॉ जस्टिफिकेशन, यूक्रेन सिचुएशन, इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट। ये दोनों एडिटोरियल जो है वो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के ऊपर हैं। हमने इनको डिटेल में इतना अच्छे तरह से देख रखा है, इसलिए इसको आपस से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा मामला आपको पता है, ब्लैक सी का लफड़ा है पूरा का पूरा, नेटो का लफड़ा है पूरा का पूरा, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया है। पुतिन साहब नहीं चाहते हैं कि अब कोई नया पार्टनर बने नेटो का जो उनके अड़ोसी पड़ोसी देश में है, और उसी की वजह से सारी चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो गई। इंडिया का क्या है कि रशिया हमारा दोस्त है तो हम बहुत ज़्यादा रशिया के अगेंस्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल प्रेशर भी है तो ये भी एक नुकसान की बात है। और रशिया की तो चलिए इकोनॉमी ख़राब हो ही रही है, उसके साथ साथ वर्ल्ड में भी दिक्कत हो रही है, तो ये किसी के लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे फिर देखिए एक आर्टिकल आया है क्रिकेट से रिलेटेड, कोई मतलब नहीं है। सिल्वर लाइन इज़ नॉट ए वैनिटी प्रोजेक्ट। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, ये आपका वेस्टर्न घाट के ऊपर बनाया जा रहा है। इसमें 11 स्टेशंस कवर किए जाएंगे। और काजीकोडे से कहाँ तक है जल्दी थोड़ा सोच के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। इतनी बार हमने डिस्कस किया हुआ है। हमने इसमें कमिटीज़ के बारे में भी पढ़ा था, गडगिल कमेटी, कस्तूरिरंगन कमेटी, आपको याद होगा, दोनों ने अपनी अपनी बातें सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में कही थी, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए।
सिल्वर लाइन के ऊपर दिक्कत क्या आ रही है कि वेस्टर्न घाट जो है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की बात हो रही है। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है? इको सेंसिटिव जोन के अंदर फिर आप जो है कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो। मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर की होती है इको सेंसिटिव जोन के अंदर, और मैक्सिमम जो है वो 10 किलोमीटर तक जा सकती है। 10 किलोमीटर ही था आई थिंक, है ना? हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो गडगिल कमेटी थी और कस्तूरिरंगन कमेटी थी, दोनों ने अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। किसी ने कहा है कि पूरे वेस्टर्न घाट को ही आप बना दो इको सेंसिटिव जोन, और किसी ने बोला है इको सेंसिटिव जोन का इकोलॉजिकल सेंसिटिव ऐसे करके नाम है पूरा, पर मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ। और जो दूसरे वाले थे उन्होंने कहा है कि नहीं भैया 30-35% पोर्शन को बनाओ इको सेंसिटिव जोन, बाकी में आप डेवलपमेंट करने दो। देखो कहीं भी स्टेट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन बना दिए जाएंगे तो उस स्टेट का डेवलपमेंट रुक जाएगा, जो कि बात है साफ, क्योंकि आप वहाँ पे जब कंस्ट्रक्शन ही नहीं कर पाओगे डेवलपमेंट कैसे करोगे? तो इस पे लोगों के अपने अपने व्यूज़ आते हैं। तो आज हमने फिर आर्टिकल्स देखे यूक्रेन के बारे में, काफ़ी सारी न्यूज़ देखी, रूबल की वैल्यू गिर रही है, पार्टी करनी हो, फ्यूचर में प्लान हो हनीमून जाने का ना, तो अभी इकट्ठा कर लो, फिर 5-7 साल बाद जब रशिया की हालत सही होगी तब चले जाना, है ना? मजाक कर रहा हूँ, वैसे मजाक नहीं है, सही बात है। मिरिया करके जो आपका लार्जेस्ट कार्गो प्लेन है वो अब नहीं उड़ेगा। फिर इसके अलावा गतिशक्ति जी के बारे में देखा, कोर सेक्टर क्या होते हैं, क्वाड के बारे में एक न्यूज़ थी, मिलान के बारे में हमने जाना, और ये हिजाब वाला पूरा मैटर हमने देखा। एडिटोरियल में सब रिपीटेटिव था तो इसको वापस से रिपीट करने की कोई ज़रूरत खास है नहीं। आज का क्वेश्चन यही है, DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में आपको आंसर देना है कि किस चीज़ से रिलेटेड था ये केस। एंड दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच गाइज। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।